देखिए बेटे, हमारा चैप्टर नंबर 6 या यूनिट नंबर 6 स्टार्ट हो गई थी, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। तो स्टाफिंग हमने कल स्टार्ट की थी बेटे। स्टाफिंग का मतलब मैंने आपको कल बताया था, स्टाफिंग का मतलब होता है नियुक्तिकरण करना, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पोस्ट वैकेंट होती है, जो पोस्ट खाली होते हैं बेटे, उन्हें फिलअप करना स्टाफिंग कहलाता है, ठीक है। और स्टाफिंग में हम करते क्या है, बेसिकली जो वैकेंट पोस्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें फिलअप करते हैं विद बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट एंड कीप देम फाइल, और उन्हें भरा ही रखते हैं। किसी भी समय हम उसे खाली नहीं होने देते, ये मेक श्योर करना हमारा कार्य होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी पोस्ट जो है वो खाली ना रहे, वो पूरी तरह से फिलअप रहे, वो पूरी तरह से भरी रहे बेटे। और साथ ही साथ एक जो बेस्ट सुटेबल या कॉम्पिटेंट पर्सनल होता है, उस कॉम्पिटेंट पर्सनल से आपको वो जो पोस्ट है उसे फिलअप करनी है बेटे, ठीक है। तो ये हमने कल स्टाफिंग कर लिया था। आज देखिए हमारा कंसेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है आपके सामने, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की अवधारणा या कंसेप्ट आपको पढ़ना है बेटे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से पहले होता था पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज बेटे। तो पर्सनल मैनेजमेंट का जो स्कोप था, जो क्षेत्र था, काफी लिमिटेड होता था। पर्सनल मैनेजमेंट में बेसिकली होता क्या था, केवल ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय प्रोवाइड कराना होता था बस। एक बार ऑर्गेनाइजेशन को हमने बेटे एम्प्लॉय प्रोवाइड करा दिए, पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल डिपार्टमेंट का काम पूरा हो जाता था। तो उसके स्कोप को बढ़ाने के लिए, उसके स्कोप को बेटे वाइड करने के लिए एचआरएम आया है। एचआरएम के अंदर देखिए बहुत कुछ कार्य किए जाते हैं, केवल बेटे एम्प्लॉयज के रिक्रूटमेंट करना नहीं होता, रिक्रूटमेंट के साथ बेटे उनका प्रमोशन करना, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ठीक है, उन्हें बेटे हाई स्टेटस के लिए तैयार करना, उनका सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट यानी कि प्रोविडेंट फंड निर्धारित करना, ये सब कार्य आते हैं। और उनके जो झगड़े वगैरह होते हैं उनका ग्रीवेंसेस करना, तो सब चीजें आती है एचआरएम के अंदर बेटे। तो एचआरएम कंसेप्ट यहाँ से आया, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज की प्रॉपर वेलफेयर रखी जा सके, उनकी भलाई की जा सके ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए एचआरएम एग्जिस्टेंस में आया। देखिए कंसेप्ट देखिए बेटे, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, संसाधन जो होते हैं बेटे, उत्पादन के संसाधन यानी प्रोडक्शन के जो सोर्स होते हैं, उन्हें टू पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो प्रोडक्शन के टू टाइप होते हैं अपने पास। एक होता है बेटे एक्टिव सोर्सेस, एक होता है पैसिव बेटे। पैसिव, एक्टिव यानी जो चुस्ती फुर्ती के साथ कार्य करता है बेटे, चलता रहता है, ठीक है, चलता रहता है। पैसिव सोर्स बेटे, पैसिव का मतलब होता है पैसिव रहना, ठीक है, ना कुछ सुनना ना कुछ बोलना, एक जगह पर रखे हैं तो वो रखे ही रहेंगे बेटे, वो होता है पैसिव। तो जो मटेरियल होता है आपका, मटेरियल हो गया, मशीनें हो गई, या मनी हो गई बेटे, मनी, ये देखिए ये सारे आपके पैसिव सोर्स के अंदर आते हैं। जब तक मटेरियल का यूज नहीं किया जाएगा, मटेरियल एज इट इज पड़ा रहेगा। जब तक मनी का यूज नहीं किया जाएगा, मनी बेटे आपकी बैंक में पड़ी रहेगी, आपकी तिजोरी में पड़ी रहेगी। उसी तरह से मशीनों को जब तक चलाने वाला नहीं होगा, मशीनों का कोई यूज नहीं होगा बेटे। तो ये होते हैं पैसिव सोर्सेस, ठीक है। इन पैसिव सोर्स को एक्टिव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटे, एक्टिव सोर्स की। और वो एक्टिव सोर्स कौन होता है, ह्यूमंस होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स होता है जो इन पैसिव सोर्स को एक्टिव लाता है, इन्हें कार्य में लेकर आता है बेटे। इंसान ही रिस्क लेता है बिजनेस स्टार्ट करने का, अपने पैसे लगाता है, मशीनें परचेस करता है, मटेरियल परचेस करता है, और एक बिजनेस को स्टार्ट करता है। पिछले क्या हुआ है, दो सोर्स होते हैं, एक्टिव सोर्स और पैसिव। पैसिव में बेटे मशीन मटेरियल मनी आते हैं, एक्टिव में जबकि ह्यूमन रिसोर्स आते हैं। An enterprise बेटे may have a large quantity of passive mean of production। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसिव मीन के लार्ज क्वांटिटी आपके पास हो सकती है, ठीक है, बट दे हैव नो यूज इफ दे आर नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज। लेकिन अगर उन मटेरियल का, मशीनों का बेटे सही यूज नहीं किया जाएगा, तो उनका कोई यूज नहीं होगा, वो ऐसे रखे के रखे रहेंगे बेटे, खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। These can be utilized with the help of active means only। उन्हें केवल एक्टिव साधनों से ही यूटिलाइज किया जा सकता है, and that is human beings। और वो कौन होते हैं बेटे, ह्यूमन बींग्स होते हैं। What is needed is that such human resource be made available if it is perfectly efficient। तो हमें कहा गया है कि हमें बेटे ह्यूमन रिसोर्स को परफेक्टली एफिशिएंट बनाना चाहिए, उनका प्रॉपर यूज करना चाहिए, उनकी वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूज जब भी होता है बेटे, जब हम उन्हें उनकी एबिलिटीज, उनकी क्वालिटीज, उनके स्किल्स, उनके एजुकेशन के अनुसार जॉब प्रोवाइड कराकर देखते हैं बेटे। एक एमबीए
एक एमबीए होल्डर को जिसने मैनेजमेंट का कोर्स एमबीए किया हुआ है, उसे अगर आप सुपरवाइजर बना दो बेटे, तो ये कहीं का इंसाफ नहीं है। उसकी क्वालिटीज, उसकी एबिलिटीज के साथ ही इंसाफ नहीं होता बेटे, ठीक है। तो इसीलिए हमें उनका एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, उनके अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिटीज, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग उन्हें जॉब प्रोवाइड कराकर देनी है। इन ऑर्डर टू फिल दिस टास्क, तो बेटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन एलिमेंट को या ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस का वो एलिमेंट होता है बेटे जो ह्यूमन को मैनेज करता है, ठीक है, जो ह्यूमन एम्प्लॉइज है उन्हें मैनेज करता है बेटे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है, उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट आता है जिसे हम कहते हैं एचआर डिपार्टमेंट बेटे, ठीक है। दिस डिपार्टमेंट फंक्शन अंडर द सुपरविजन ऑफ एचआर मैनेजर। तो जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट होता है उसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उसकी निगरानी के अंदर ये सारा कार्य किया जाता है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब मीनिंग देख लीजिए, अर्थ क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज दैट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, तो बेटे एचआर मैनेजमेंट मैनेजमेंट की वो ब्रांच होती है विच इज कंसर्न विद द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ एम्प्लॉइज। तो एचआर का मतलब ही एम्प्लॉइज से होता है बेटे, ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि हमें एम्प्लॉइज को मैनेज करना है, एम्प्लॉइज की प्रॉपर गाइडलाइंस, प्रॉपर सिलेक्शन, प्रॉपर रिक्रूटमेंट, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोवाइड करानी है। और जो डिपार्टमेंट ये काम करता है वो होता है एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है बेटे, और जिसके द्वारा काम किया जाता है वो कहलाता है एचआर मैनेजमेंट। तो एचआर मैनेजमेंट की वो ब्रांच होती है जो रिक्रूटमेंट करती है, सिलेक्शन करती है, डेवलपमेंट करती है, ठीक है, और साथ ही साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अंश्योर दैट, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये मेक श्योर करता है that every employee makes his maximum contribution for achieving the organizational goal। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेटा ये मेक श्योर करता है कि हर एम्प्लॉय अपना मैक्सिमम एफर्ट, अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रयास, ज्यादा से ज्यादा कोशिशें करें ताकि बिजनेस के जो गोल्स हैं, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव या पर्पसेस है उन्हें इजीली अचीव किया जा सके बेटे। तो एचआर मैनेजमेंट बेटे मैनेजमेंट की वो ब्रांच होती है जिसका संबंध सीधा सीधा ह्यूमन एलिमेंट से होता है, और जो रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन करता है, डेवलपमेंट करता है, ट्रेनिंग करता है बेटे, ठीक है, प्रमोशन करता है ह्यूमन रिसोर्स का, और उनके बीच अगर झगड़े हो जाए तो उनका निपटारा करता है बेटे, तो वो होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। So it refers that part of management process which develop and manage the human elements of the organization, ठीक है। तो ये था आपका है। अब देखिए एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, एचआरएम का उदय कैसे हुआ। देखिए एवोल्यूशन, उत्पत्ति कहां से हुई, उदय कैसे हुआ बेटे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की उत्पत्ति। तो बेटे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की उत्पत्ति 3 स्टेप में हुई बेटे, ठीक है, 3 स्टेप्स के अंडर हुई। सबसे पहले थी आपकी लेबर वेलफेयर स्टेज। जब पुराना समय था, जब बेटे बिजनेस इतने पहले नहीं थे, इतना स्प्रेड नहीं हुआ था बिजनेस का, तो उस समय केवल एक लेबर वेलफेयर स्टेज आपकी होती थी, ठीक है, लेबर वेलफेयर स्टेज। फिर बेटे क्या आया, पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। देखिए पर्सनल मैनेजमेंट में बार बार बताता हूँ कि एचआर मैनेजमेंट पहले था पर्सनल मैनेजमेंट, अब उसे एचआर कर दिया गया, क्योंकि पर्सनल मैनेजमेंट का स्कोप काफी कम होता था, लिमिटेड होता था, लेकिन एचआर मैनेजमेंट में बहुत बड़ा स्कोप आ चुका है। यहाँ हम एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट से लेके उसके फाइनली टर्मिनेशन तक उसका सारा ध्यान रखते हैं, उसका पीएफ डिसाइड करते हैं, उसे ट्रेनिंग देते हैं, उसे डेवलपमेंट प्रोवाइड कराते हैं, उसका कंपनसेशन तय करते हैं बेटे, सारा काम करते हैं। तो पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज, और फाइनली बेटे पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज के बाद आपकी फाइनली क्या आ गई, एचआरएम स्टेज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टेज आ गई। देखिए शुरू करते हैं लेबर वेलफेयर स्टेज से। क्या थी बेटे, इसके अंदर क्या देखा जाता था, देखिए एवरी बिजनेस अर्लियर, पहले क्या होता था, ठीक है, अर्लियर पुराने समय में क्या होता था, बिजनेसेस यूज्ड टू बी ऑन द स्मॉल स्केल, तो छोटे लेवल पर स्मॉल स्केल पर बिजनेस किया जाता था बेटे। आज के समय तो देखिए बहुत बड़े स्केल पर बिजनेस होते हैं, ठीक है, बड़े स्केल इन द सेंस मल्टीनेशनल कोऑपरेशन आते हैं जो दूसरे देशों में अपना बिजनेस खोलते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट हम खोलते हैं। लेकिन आज से 40 50 या 60 साल पहले ऐसा नहीं होता था। जो बिजनेस होते थे वो वेरी स्मॉल स्केल पर किए जाते थे बेटे, ठीक है, बहुत छोटे पैमाने पर किए जाते थे, स्मॉल स्केल पर बिजनेस आपके परफॉर्म होते थे। दैट वाज द एरा ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन। तो वो एक ऐसा एरा, एरा मतलब समय बेटे, ठीक है, समय, तो वो एक ऐसा एरा था जहां पर ट्रेड यूनियन का निर्माण होता था, ठीक है, ट्रेड यूनियन एस्टेब्लिश होती थी बेटे, ठीक है।
बाय इट्स इफेक्ट, तो ट्रेड यूनियन के प्रभाव के कारण द नीड ऑफ ए पर्सन वाज फेल्ट हु कुड एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर। तो क्योंकि बेटे लेबर अपने ट्रेड यूनियन बनाते थे, तो उस ट्रेड यूनियन के कारण हमें एक ऐसा मीडिएटर चाहिए होता था, ठीक है, एक तरह से ऐसा बिचौलिया चाहिए होता था बेटे, मीडिएटर चाहिए होता था जो उन ट्रेड यूनियन और ओनर के बीच बेटे कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर पाता है, यानी कि ट्रेड यूनियन की मांगे ओनर तक पहुंचा पाता और ओनर जो पॉलिसी लागू करना चाहते हैं वो उन्हें ट्रेड यूनियन तक पहुंचा पाता बेटे। तो एक ऐसे ऑफिसर की हमें जरूरत पड़ी, ठीक है, जो बेटे ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच मीडिएशन का काम कर पाता, मीडिएटर का काम कर पाता। लेबर वेलफेयर ऑफिसर वाज अपॉइंटेड फॉर दिस। तो इस काम के लिए फिर हम एक लेबर वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करते थे, लेबर वेलफेयर ऑफिसर। तो क्योंकि लेबर वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट होता था, इसीलिए इस स्टेज का नाम रखा गया है लेबर वेलफेयर स्टेज, लेबर वेलफेयर स्टेज बेटे। अब जो लेबर वेलफेयर ऑफिसर जो अपॉइंट किया जाता था बेटे, उसका जो रोल, उसकी जो भूमिका होती थी काफी सीमित, काफी लिमिटेड होती थी, टू प्रोवाइड मिनिमम वेलफेयर फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय। मिनिमम यानी कि कम से कम, तो मिनिमम वेलफेयर फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराकर देता था बेटे, मिनिमम वेलफेयर फैसिलिटी। ठीक है, तो ये थी आपकी लेबर वेलफेयर स्टेज। एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, लेबर वेलफेयर स्टेज में क्या होता था, बिजनेस जो है वो स्मॉल स्केल पर मैनेज किए जाते थे बेटे, स्मॉल स्केल पर मैनेज किए जाते थे, ठीक है। स्मॉल स्केल पर मैनेज होने के कारण बेसिकली होता क्या था, ठीक है, ट्रेड यूनियन इमर्ज होती थी, कई सारे लेबर थे जो ट्रेड यूनियन बना लेते थे, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन बनाने के बाद अब एक ऐसा पर्सन हमें चाहिए होता था जो मीडिएटर का काम कर सके, ठीक है। मीडिएटर का काम किस किस के बीच, उन ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर यानी कि ओनर के बीच बेटे मीडिएटर का काम हो सके। तो इसलिए हमें एक पर्सन की नीड फैल हुई और वो पर्सन का काम पूरा किया लेबर वेलफेयर ऑफिसर ने। लेबर वेलफेयर ऑफिसर करता क्या था बेटे, ठीक है, ट्रेड यूनियन और ओनर के बीच मीडिएटर का काम करता था, बिचौलिए का काम एक तरह से करता था, उसका लिमिटेड स्कोप होता था, ठीक है, वो मिनिमम वेलफेयर प्रोवाइड करा कर देता था एम्प्लॉय को, बस उसका रोल यहीं तक ही सीमित था, ठीक है। तो ये था आपकी लेबर वेलफेयर स्टेज। फिर बेटे पर्सनल मैनेजमेंट आया, क्यों, क्योंकि अभी जो स्मॉल स्केल के बिजनेस थे बेटे, ये फैक्ट्री बिजनेस के अंडर कन्वर्ट होने शुरू हो गए, ठीक है, फैक्ट्री लगनी शुरू हो गई। फैक्ट्री तो आपको पता ही है, फैक्ट्री हम एक ऐसे प्लेस को कहते हैं जहां पर एक ही रूफ के अंडर, एक ही छत के नीचे बहुत सारे लोग कार्य करते हैं बेटे, ठीक है। तो स्मॉल स्केल से बिजनेस अब थोड़े बड़े होने लग गए और फैक्ट्रियां लगने लग गई। देखिए, विद द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का विस्तार होने से, बिजनेस का एक्सपेंशन होने से फैक्ट्री सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो फैक्ट्री सिस्टम बेटे एग्जिस्टेंस में आया, पिक्चर में आया, ठीक है। मैनी पीपल स्टार्ट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर वन रूफ, एक ही छत के नीचे कई सारे लोगों ने काम करने शुरू कर दिए। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, अ पर्सन इन नीड ऑफ ए पर्सन वाज फाउंड। तो एक ऐसे व्यक्ति की बेटे आवश्यकताएं महसूस होनी शुरू हुई, whose job was to make employee available for the company। तो बेटे हमें एक ऐसे पर्सन की जॉब, ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट आई जो फैक्ट्री के लिए एम्प्लॉय प्रोवाइड करा सके या एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सके। तो बेटे इसीलिए हमने एक ऐसे पर्सनल मैनेजमेंट को चुना जो हमें, ठीक है, एम्प्लॉयज की अपॉइंटमेंट करके दे। मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि पर्सनल मैनेजर जो होता है उसका एक ही काम होता था, एम्प्लॉय अवेलेबल कराना, बस, ठीक है। तो फैक्ट्री सिस्टम में हमें एक ऐसा पर्सन की आवश्यकता महसूस हुई जो हमें एम्प्लॉय अपॉइंट करा कर दे सके, ठीक है। विद दिस अप्रोच अर्लियर, तो इस अप्रोच के तहत बेटे पर्सनल ऑफिसर एंड लेटर ऑन पर्सनल मैनेजमेंट वाज अपॉइंटेड, ठीक है। तो पहले पर्सनल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था, फिर उन्हें पर्सनल मैनेजर हमने कहना शुरू कर दिया। देयर रोल वाज लिमिटेड, उनका रोल लिमिटेड होता था, रिक्रूट, सेलेक्ट एंड प्लेस द एम्प्लॉय, कि भाई हमें एम्प्लॉय को रिक्रूट करना है, सेलेक्ट करना है, बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है और उसे जॉब पर लगाना है, बस। पर्सनल मैनेजर का काम यहाँ तक ही होता था कि उसे एम्प्लॉय को अपॉइंट किया और उसे उसकी जॉब पर भेज दिया, उसका काम फिनिश हो गया, बस। तो आपने देखा जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है या पर्सनल मैनेजर होता है, उसका काम बहुत लिमिटेड होता था, केवल एम्प्लॉय प्रोवाइड कराकर देना देते, ठीक है। फिर जैसे ही फैक्ट्री सिस्टम खत्म होकर बिजनेस बहुत लार्ज स्केल पर होने शुरू हो गए बेटे, कंपटीशन बढ़ गया मार्केट के अंदर, नई नई फर्में आनी शुरू हो गई बेटे, तो फिर पर्सनल मैनेजमेंट की कमियां बहुत ज्यादा निकल कर आई, जिसके तहत बेटे फाइनली एचआरएम स्टेज हमारे सामने आ चुकी है, द एचआरएम स्टेज, ठीक है।
सबसे बड़ी स्टेज है जो बेटे एम्प्लॉयज की वेलफेयर के लिए बनी हुई है। एम्प्लॉयज का मैक्सिमम वेलफेयर यहीं पर ही होता है। वेलफेयर यानी कि कल्याण बेटे, ठीक है, भलाई। तो अब देखिए फाइनली एचआरएम स्टेज आ गई हमारे पास। देखिए द बिजनेस फर्दर एक्सपेंडेड, तो बिजनेस का और विस्तार होता चला गया, बिजनेस और फैलते चले गए। एंड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, और एक साथ टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड वेरी फास्ट बेटे। तो बिजनेस भी एक्सपेंड हुए और साथ साथ टेक्नोलॉजी भी फास्टली ग्रो करने लग गई। ये दोनों काम एक साथ हुए बेटे, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन द नीड वाज फेल्ट फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो क्योंकि बेटे बिजनेस बहुत बड़े स्केल पर हुए तो हमें ट्रेनिंग यानी कि हमें पर्सनल्स को, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग और उनकी डेवलपमेंट की आवश्यकता शुरू हो गई बेटे, ठीक है। हमें उन्हें ट्रेनिंग देना होता है काम में एक्सपर्ट कराने के लिए, हमें उनकी डेवलपमेंट करनी होती है ओवरऑल, उनका माइंड यानी उनका मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। एजुकेशन आपको डेवलप बनाती है, ट्रेनिंग आपको एक काम में एक्सपर्ट बनाती है। तो हमें एक ऐसे पर्सन की नीड महसूस हुई जो बेटे मैनेजमेंट की रिक्रूटमेंट के साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का कार्य भी करा सके, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स वाज नाउ कंसीडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स को इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता था, लेकिन अब समझ आ गया कंपनियों को कि भाई लॉन्ग रन में सरवाइव करने के लिए, लंबे समय तक जाने के लिए अच्छे एफिशिएंट एम्प्लॉयज का होना जरूरी होता है। इसीलिए बेटे हमें नीड महसूस हुई कि अब हमें अच्छे एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तभी हम मार्केट में टिक पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। तो विद दिस आइडियोलॉजी, तो इस अवधारणा के अनुरूप पर्सनल मैनेजर वाज रिप्लेस्ड बाय एचआर मैनेजर। तो बेटे इसी अवधारणा के अनुरूप पर्सनल मैनेजर को रिप्लेस करके एचआर मैनेजर को लाया गया। His job was to effectively manage the people। अब एचआर मैनेजर जो होता है उसकी जॉब होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन एलिमेंट्स को इफेक्टिवली मैनेज करना बेटे, अच्छे से मैनेज करना। और एम्प्लॉयज को मैनेज करने में बहुत सारे काम आ जाते हैं। सबसे पहले उसकी रिक्रूटमेंट, फिर उसका सिलेक्शन, फिर उसकी प्लेसमेंट बेटे, फिर उसका कंपनसेशन तय करना, ठीक है, फिर उसका सोशल सिक्योरिटी जिसे हम पीएफ कहते हैं, प्रोविडेंट फंड तय करना बेटे, ठीक है। फिर उसके बेटे अगर कोई डिस्प्यूट होते हैं, झगड़े हो जाते हैं बाई चांस, तो उन झगड़ों का निपटारा करना बेटे, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी हाई ऑर्डर की जॉब के लिए उसे तैयार करना बेटे। तो बहुत सारी चीजें अब एचआर मैनेजमेंट के अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो हिज जॉब वाज इफेक्टिवली मैनेज द पीपल so that they retain a part of the organization for a very long time। तो बेटे अब उसका कार्य होता है, एचआर मैनेजर का कार्य होता है कि बेटे इफेक्टिवली लोगों को मैनेज करना ताकि वो लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो ये था एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम यानी एचआरएम का उदय होना, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है बेटे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। डेफिनेटली स्टाफिंग के लिए कहा जा रहा है कि स्टाफिंग एक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन क्या स्टाफिंग भी किसी का पार्ट है? तो इसका आंसर है यस, स्टाफिंग भी एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक हिस्सा है बेटे। यानी एचआर में एक ब्रॉड कंसेप्ट है और स्टाफिंग एचआरएम का एक छोटा सा हिस्सा होता है, क्योंकि स्टाफिंग के दौरान केवल नियुक्तिकरण की जाती है, जबकि एचआरएम के दौरान तो बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अब पार्ट है स्टाफिंग बेटे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेटे एक मच वाइडर टर्म है, इसका स्कोप बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू स्टाफिंग। स्टाफिंग एचआरएम का ही एक हिस्सा है, एचआरएम का ही एक पार्ट है। So it includes staffing, record keeping, personal policy formulation, conducting personal research, providing expert services, ठीक है, etc. Hence, staffing is a part of HRM management, ठीक है। तो staffing जो है वो आपका HRM का ही एक पार्ट होता है। अब देखिए स्पेशल ड्यूटीज या स्पेशल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है जो एक एचआर मैनेजर परफॉर्म करता है, ठीक है। तो देखिए एचआर मैनेजर के फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे पहला तो बेटे रिक्रूटमेंट ही होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? रिक्रूटमेंट। अच्छा, रिक्रूटमेंट को हम हिंदी में कहते हैं भर्ती, ठीक है, भर्ती का होना बेटे। तो रिक्रूटमेंट आपको पता ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एम्प्लॉयज को स्टिमुलेट किया जाता है टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस या प्रक्रिया होती है which stimulates, stimulates का मतलब प्रेरित करना सामने वाले को बेटे। तो इट stimulates the employees to apply for the job,
ठीक है, टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो बेटे रिक्रूटमेंट के अंदर हम जॉब निकालते हैं, जॉब के बारे में बेटे लोगों को अवगत कराते हैं कि ये जॉब है, इस ये क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, इतना एक्सपीरियंस हमें चाहिए, ये स्किल्स हमें चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। और बेटे ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराकर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयज को स्टिमुलेट कर रहे हैं, हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, ताकि सिलेक्शन के लिए बेटे हमारे पास वाइड वैरायटी हो और मन चाह सिलेक्शन हम कर सके, मन चाहे स्किल्स, मन चाहे क्वालिफिकेशन वाले पर्सन या कैंडिडेट को हम अपॉइंट कर सके बेटे। तो ये होते हैं रिक्रूटमेंट, जो एचआरएम का सबसे पहली स्टेज होती है, सबसे पहली एक्टिविटी होती है। तो मैंने आपको बताया रिक्रूटमेंट में क्या होता है बेटे। तो देखिए, the primary function of HR manager is to find out the number of employee required by the organization। तो सबसे पहले तो HR मैनेजर ये देखता है कि कितने एम्प्लॉय चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में हमें, ठीक है, एंड मेक द प्रोविजन फॉर देयर रिक्रूटमेंट, और फिर उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी भर्ती का प्रावधान निर्धारित करना होता है हमें वैसे, ठीक है। टू डिस्चार्ज दिस फंक्शन ही इंड्यूल्ज हिमसेल्फ, तो अपने इस फंक्शन को पूरा करने के लिए वो अपने आप को इंड्यूल्ज करता है, अपने आप को बेटे इन्वॉल्व करता है रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, प्लेसमेंट में। देखिए रिक्रूटमेंट, एप्लीकेशन इनवाइट करना, सिलेक्शन, चयन करना बेटे, जो इतनी सारी एप्लीकेशन आई है सबको तो हम जॉब नहीं दे पाएंगे, जो बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट होगा उन्हें हम जॉब करेंगे, यानी उसमें हम स्क्रीनिंग करेंगे, छटनी करेंगे बेटे, जो अनडिजर्व एम्प्लॉय है उन्हें हटा देंगे, डिजर्विंग को हम अपॉइंट कर लेंगे, वो सिलेक्शन कराता है आपका। फिर हम उसे ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग आपको पता है ये क्यों दी जाती है, ताकि एक पर्सन को काम करने के लायक बनाया जा सके बेटे। प्रमोशन, फिर उसे हाई जॉब पे प्रमोट करते हैं, ट्रांसफर भी उसका कर देते हैं बेटे कई बार, ठीक है। तो सबसे पहला काम एचआरएम के अंदर होता है रिक्रूटमेंट। सेकंड है प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विसेज। तो बेटे एक एचआर मैनेजर अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराकर देता है। मान लीजिए आपने बेटे एमबीए की हुई है एचआर से, ठीक है, एचआर से आपने एमबीए की हुई है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर मैनेजर के रूप में काम कर सकते हो बेटे, और आपने एचआर में स्पेशलाइज किया है, ठीक है, आपने उसमें निपुण का स्पेशलाइजेशन हासिल की हुई है बेटे, तो आप अपनी स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराकर देते हो, ठीक है। इससे आप अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए, एचआर मैनेजर रेंडर सर्टेन सर्विसेज व्हिच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो एचआर मैनेजर कई सारी ऐसी सर्विसेज देता है आपको जिसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, जैसे जॉब इवैल्यूएशन करना बेटे, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन, और जॉब इवैल्यूएशन में जॉब की वर्थ फाइंड आउट की जाती है। वर्थ को मतलब समझते हो ना, कि एक जॉब पर कितना खर्चा लगेगा, यानी जिस एम्प्लॉय को हम ला रहे हैं उसे कितनी सैलरी हमें पे करनी पड़ेगी, ये कहलाता है जॉब इवैल्यूएशन, ठीक है। जॉब इवैल्यूएशन, फाइंडिंग आउट द वर्थ ऑफ अ जॉब। परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को हम अप्रेज करते हैं बेटे, ठीक है। एंड निगोशिएटिंग विद ट्रेड यूनियन, और एक एचआर मैनेजर ट्रेड यूनियन के साथ निगोशिएशन भी करता है, बातचीत भी करता है, क्योंकि ट्रेड यूनियन अपनी मांगे निर्धारित करती है, अपनी मांगों को बेटे स्वीकार करती है और स्ट्राइक वगैरह कर देती है। तो ये एचआर मैनेजर ही होता है जो उन ट्रेड यूनियन के साथ निगोशिएशन बैठाता है और दोनों में बेटे सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन तैयार करता है। कहने का मतलब है वो अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर देता है। थर्ड है डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। डेवलपिंग कंपनसेशन, कंपनसेशन समझ रहे हो ना आप, सैलरी निर्धारित करना, यानी किस पोस्ट पर कितनी सैलरी लगेगी, ब्रैकेट में लिख देता हूँ सैलरी, किस पोस्ट पर कितनी सैलरी लगेगी बेटे, ये सब निर्धारित करना। सो डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। इंसेंटिव तो आप समझते ही हो बेटे, जो ज्यादा अच्छा कार्य करता है, जो ज्यादा अच्छे बेटे मेहनत करके दिखाता है, उसे अलग से इंसेंटिव दिया जाता है, अलग से बेनिफिट दिए जाते हैं। तो वो इंसेंटिव कैसे होंगे बेटे, मनी फॉर्म में होंगे, नॉन मनी फॉर्म में होंगे, प्रॉफिट्स के रूप में होंगे, ये सारा का सारा जो डिसाइड करता है वो एचआर मैनेजर डिसाइड करता है। तो देखिए, HR manager conduct research from time to time with the aim of improving upon the possibility concerning personnel। तो HR manager बेटे समय समय पर रिसर्च करता है ताकि वो अच्छे से बेटे अपने एम्प्लॉय का कंपनसेशन और उनके लिए इंसेंटिव प्लान निर्धारित कर सके। ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्च, अपने रिसर्च के बेस पर उसकी सहायता से
he brings the notice of top level management the new technique in different field of human resource। तो बेटे वो नई नई टेक्निक के बारे में कंपनी को बताता है, टॉप मैनेजमेंट को रूबरू कराता है बेटे, ठीक है, और उनके लिए कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान, ठीक है, निर्धारित करता है। फोर्थ देखिए हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट। ग्रीवेंसेस बेटे, ग्रीवेंसेस का मतलब होता है झगड़े, तो झगड़ों को हैंडल करना, तो हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, ठीक है। तो जो ग्रीवेंसेस होते हैं, ठीक है, झगड़े होते हैं, उन्हें हैंडल करना, एंड कंप्लेंट और शिकायतों का समाधान करना भी इसी का ही काम होता है वैसे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी झगड़े, जितने भी शिकायतें आती है, उन सभी के समाधान की जिम्मेदारी भी एचआर मैनेजर के ऊपर ही होती है। देखिए, it is the responsibility of the human resource manager to establish the cordial relation with the employer and employees। तो employer और employees के बीच cordial relation बने रहे बेटे, ठीक है, उनके रिलेशन में, उनके संबंधों में खटास ना आए, उनके संबंधों में बेटे कोई, ठीक है, मुसीबतें ना आए, इसके लिए एचआर मैनेजर पूरी कोशिश करता है, उनके बीच अच्छे संबंध बनाए रखता है। टू डू दिस ही इन्फॉर्म बोथ द पार्टी अबाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच अदर। इसके लिए वो करता क्या है बेटे, दोनों ही पार्टी की एक्सपेक्टेशन बताता है भाई। वो एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन बताता है टॉप लेवल को कि भाई एम्प्लॉय क्या चाहते हैं, कितनी सैलरी किस हिसाब से चाहते हैं बेटे, एक्स्ट्रा ओवर टाइम का कितना पैसा वो चाहते हैं, और टॉप मैनेजमेंट कौन सी पॉलिसी अप्लाई करवाना चाहता है वो एम्प्लॉयज को बताते हैं। तो एक एचआर मैनेजर मीडिएटर का काम भी करता है बेटे एम्प्लॉयज और टॉप लेवल के बीच में। टॉप लेवल की पॉलिसियों को बेटे वो ट्रांसफर करता है एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज की जो रिक्वायरमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन से चाहते हैं अपने कंपनसेशन को लेके, अपने बोनस को लेके, अपनी सैलरी को लेके, ये सब वो ट्रांसफर करता है टॉप मैनेजमेंट को। तो वो कोशिश करता है कि टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच कार्डियल रिलेशन बने रहे, अच्छे रिलेशन बने रहे, और अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है बेटे तो वो उसे उसी समय पर सोल्व करने की पूरी कोशिश करता है। फिफ्थ है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। सोशल सिक्योरिटी का मतलब पीएफसीएफ, प्रोविडेंट फंड बेटे, ठीक है। तो एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड कटता है, और जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाता है तब उसे वो प्रोविडेंट फंड मिल जाता है। तो फिफ्थ है प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करा कर देता है, एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, और साथ ही साथ एम्प्लॉयज की वेलफेयर की भी पूरी कोशिश करता है, एम्प्लॉयज के कल्याण की भी पूरी कोशिश करता है। वेलफेयर का मतलब कल्याण से है, कल्याण। तो देखिए, it is a responsibility of the HR management to formulate policy to provide social security and welfare of employee। तो एचआर मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बेटे अपने एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, और साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज की वेलफेयर भी प्रोवाइड कराकर दे। इसके लिए बेटे, ठीक है, दिस पॉलिसी कवर डिफरेंट एस्पेक्ट। तो इस पॉलिसी में अलग अलग एस्पेक्ट आते हैं, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, सिलेक्शन पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी, रिटायरमेंट पॉलिसी, ये सब पॉलिसियां आते हैं, सबके लिए वो निर्धारित करता है। व्हाइल फॉर्मुलेटिंग दिस पॉलिसी, इन पॉलिसी को बेटे फॉर्मुलेट करते समय एचआर मैनेजर कीप्स इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन पॉलिसी को निर्धारित करते समय एचआर मैनेजर होता है बेटे, वो दोनों की एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखता है, एंड मोर ओवर ही एंश्योर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। और बेटे ये जो पॉलिसी होती है उन्हें प्रॉपर तरीके से लागू कराने में वो पूरा योगदान देता है। वो कोशिश करता है कि इन पॉलिसी को इफेक्टिवली लागू कराया जाए, ठीक है। सिर्फ देखिए, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स, लॉ मतलब कानून, बट किसी ने केस कर दिया कंपनी के ऊपर, तो बेटे सारे के सारे जो रिकॉर्ड होते हैं कंपनी के एम्प्लॉय से रिलेटेड वो एचआर मैनेजर के पास होते हैं। तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि भाई कंपनी पर जो केस हुए हैं, कंपनी पर जो लॉ सूट हुए, उनके प्रति कंपनी की रक्षा करें। डिफेंडिंग यानी कि बचाना, रक्षा करना। तो डिफेंडिंग द कंपनी, लॉ, लॉ यानी कि कानून, और सूट्स यानी कि केस जो होते हैं। तो कानून में जो केस चलते हैं बेटे, लॉ सूट्स जो हो जाते हैं कंपनी के ऊपर, तो उन लॉ सूट्स के प्रति कंपनी की रक्षा करना, कंपनी को बचाना भी इसी का कार्य होता है, क्योंकि इसके पास सारे डॉक्यूमेंट होते हैं बेटे, लेबर से रिलेटेड सारे के सारे जो, ठीक है, लेबर से रिलेटेड सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो इसी के हाथ में होती है। तो इन इंडिया गवर्नमेंट हैज पास सेवरल लेजिस्लेटिव मेजर। तो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने काफी सारे एक्ट, काफी सारे लेजिस्लेटिव मेजर पास किए हुए हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज से रिलेटेड, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हो गया बेटे, ईएसआईसी जिसे हम कहते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट, ये सब होते हैं।
तो एचआर मैनेजर मेक श्योर करता है भाई कि गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए, ठीक है। इसीलिए बेटे वो कंपनी को लॉ सूट से बचाने में भी सहायता करता है। सेवंथ है कीपिंग द पर्सनल रिकॉर्ड। पर्सनल का जो रिकॉर्ड होता है वो भी वो अपने पास सुरक्षित रखता है। कीपिंग सेफ ऑफ पर्सनल रिकॉर्ड। देखिए हर एम्प्लॉयज की भाई पर्सनल जानकारी ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, और वो जो पर्सनल जानकारी की फाइल होती है वो किसके पास होती है, एचआर मैनेजर के पास होती है। भाई जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, उसके डॉक्यूमेंट हो गए, 10th 12th, ठीक है, बीएससी एमएससी, ये सब जो होते हैं इनके डॉक्यूमेंट होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट को भी सुरक्षित कौन संभाल कर रखता है, एचआर मैनेजर, ठीक है। तो ऑल एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, वो रखता है बेटे, ठीक है। यानी कि इन रिकॉर्ड को कई बार फ्यूचर में भी यूज किया जाता है, इसीलिए वो इन्हें संभाल कर रखता है। और लास्ट है डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमने बेटे पिछले लेसन ऑर्गेनाइजिंग में तैयार किया था। स्ट्रक्चर का मतलब होता है पैटर्न रिलेशनशिप डिफाइन करना कि ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप का मतलब बॉस सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, कौन बॉस होगा, कौन सबॉर्डिनेट होगा, कौन किसका कहां मानेगा, कौन टॉप लेवल पर है, कौन मिडिल लेवल पर है, कौन लोअर लेवल पर है। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने में भी एचआर मैनेजर की पूरी पूरी भूमिका रहती है बेटे। तो एचआर मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने में भी सहायता करता है बेटे। तो ये थे फंक्शंस ऑफ एचआर मैनेजर। अब आ जाइए सेल्फ स्टाफिंग का प्रोसेस, यानी नियुक्तिकरण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है। अब हम प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। स्टाफिंग प्रोसेस अब हम पढ़ेंगे बेटे, ठीक है। स्टाफिंग प्रोसेस अब हम पढ़ेंगे। हमारे पास काफी समय है, 12-17, तो 10 मिनट है, आराम से हो जाएगा। देखिए स्टाफिंग प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब बेटे प्रक्रिया से होता है। तो स्टाफिंग यानी भर्ती प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखिए एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। भाई जब भी आप किसी चीज की भर्ती करते हो, आप एम्प्लॉयज को भरते हो, तो सबसे पहले आपको एस्टिमेशन लगाना होता है मैन पावर रिक्वायरमेंट का, कि भाई कितने एम्प्लॉयज हमें चाहिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वी आर नीडेड, कितने एम्प्लॉय हमें चाहिए, ये हमें एस्टिमेशन लगाना पड़ता है। सो एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो भाई सबसे पहले एक एचआर मैनेजर क्या कार्य करता है बेटे, सबसे पहले वो कार्य करता है हर डिपार्टमेंट में जाके, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट में जाके पता करता है भाई कितने एम्प्लॉय आपको चाहिए, कितनी अपॉइंटमेंट हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप होता है स्टार्टिंग में नीड ऑफ द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय, कि भाई कितने एम्प्लॉय हमें चाहिए। At the time of determining the number of person required, the possibility regarding internal promotion, retirement, resignation, dismissal, they are also taken into consideration. तो बेटे ये रिक्वायरमेंट लगाते समय हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि कितने लोगों का प्रमोशन हो रहा है, कितने लोगों का रिटायरमेंट हो रहा है बेटे, कितने लोगों को हम रिजाइन कर रहे हैं, कितने लोगों ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, खुद छोड़कर जा रहे हो, कितने को हमने डिसमिस कर दिया। इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। द एस्टिमेट द मैन पावर रिक्वायरमेंट, इसके बाद फिर हम एस्टिमेशन लगाते हैं मैन पावर रिक्वायरमेंट का, ठीक है। इट वुड बी बेनिफिशियल टू कंडक्ट टू टाइप ऑफ एनालिसिस। तो भाई रिक्वायरमेंट लगाने से पहले हमें दो एनालिसिस कर लेने चाहिए, ठीक है। तो वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, तो ये होते हैं बेटे दो एनालिसिस। कौन कौन से, वर्कलोड कि एक एम्प्लॉयज कितना वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करेगा, ठीक है, वर्कलोड कितना होगा उसको, उससे क्या क्या काम करने हैं। और सेकंड है वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब यहाँ एम्प्लॉयज से है कि कितने वर्कफोर्स हमें चाहिए, कितनी लेबर की हमें रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ हमें दो काम निर्धारित करने पड़ेंगे, कितने लेबर हमें चाहिए, और जो लेबर आएगा उसको क्या क्या वर्कलोड दिया जाएगा, उसे क्या क्या कार्य दिए जाएंगे बेटे, ठीक है। Workload analysis is concerned to know the number and type of human resource necessary to complete the job in hand successfully. तो workload का मतलब है कि कितने एम्प्लॉय हमें चाहिए ताकि हम उस वर्क को पूरी तरह से सक्सेसफुली कर सके, सफलता के साथ कर सके। ऑन द अदर हैंड वर्कफोर्स का मतलब होता है टू नो द नंबर एंड द टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए और किस तरह के चाहिए, कितने पढ़े लिखे चाहिए, कितने आईटी फील्ड के चाहिए, कितने मैनेजमेंट फील्ड के चाहिए, कितने हमें सिंपल लेबर चाहिए। ये होता है हमारा वर्कफोर्स एनालिसिस का, ठीक है। इन फैक्ट सच एन एक्सरसाइज रिवील वेदर वी आर अंडर स्टाफ, ओवर स्टाफ और ऑप्टिमल स्टाफ।
तो इससे हमें पता चल जाएगा कितना हम अंडर स्टाफ है, यानी कितने एम्प्लॉय की कमी है, या फिर कितना ओवर स्टाफ है कि हमने जरूरत से ज्यादा कितने एम्प्लॉय लगा रखे हैं बेटे जिनकी आवश्यकता ही नहीं है, या फिर हम ऑप्टिमली यूटिलाइज है। तो सबसे पहला क्या कार्य आता है स्टाफिंग के अंदर, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, भाई कितने एम्प्लॉय हमें चाहिए बेटे, इसके लिए हमें वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे हमें पता लग गया कि भाई इतने एम्प्लॉय हमें चाहिए, इस परचेज डिपार्टमेंट में 10 चाहिए, सेल डिपार्टमेंट में 2 चाहिए, एचआर में 4 चाहिए, हमें ये पता लग चुका है। अब हमें क्या करनी है, रिक्रूटमेंट। और अभी अभी मैंने बताया कि रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है जिसके अंदर एम्प्लॉयज को बेटे स्टिमुलेट यानी कि मोटिवेट प्रभावित किया जाता है टू अप्लाई फॉर द जॉब। हम रिक्रूटमेंट के अंदर बेटे एम्प्लॉयज को प्रभावित करते हैं या उन्हें स्टिमुलेट करते हैं टू अप्लाई फॉर द जॉब कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आए ताकि हम उनमें से एक बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सके। तो यही बता रखा है भाई रिक्रूटमेंट के अंदर हम सर्च करते हैं वेरियस सोर्स ऑफ एम्प्लॉय कि भाई ठीक है एम्प्लॉयज को कैसे लगाया जाएगा, एंड टू एनकरेज देम, और उन्हें एनकरेज करते हैं तो सेंड द एप्लीकेशन की वो एप्लीकेशन भेज देते हैं। जैसे रिक्रूटमेंट हुई, जैसे हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, अब उन एप्लीकेशन में से हमें बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है, इसलिए अब आपका सिलेक्शन यानी चयन करना। इतनी सारी देखिए रिक्रूटमेंट के दौरान बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई अपने पास, बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई। अब इतने सारे एप्लीकेशन में से हमें बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है यानी सिलेक्शन करना है। जो बेटे ठीक है अनक्वालिफाइड या अनस्किल्ड कैंडिडेट होंगे उन्हें हम रिजेक्ट करते चले जाएंगे, उतनी उनकी छटनी करते चले जाएंगे। देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस पॉजिटिव प्रोसेस था क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय आए, और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें हम नंबर ऑफ एप्लीकेशन को रिड्यूस करते चले जाते हैं। जो अनक्वालिफाइड पर्सन है उन्हें रिजेक्ट करते चले जाते हैं बेटे, और बेस्ट कैंडिडेट का हम सिलेक्शन करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि सिलेक्शन के दौरान कॉम्पिटेंट एप्लीकेंट को सेलेक्ट किया जाता है आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप द माइंड द एबिलिटी एंड द नेचर ऑफ वर्क। और बेटे इसमें हम एम्प्लॉय की एबिलिटी और नेचर ऑफ वर्क इनका पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। तो सिलेक्शन होता है बेटे, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन को रिड्यूस कर दिया जाता है, केवल सुटेबल कैंडिडेट को चुना जाता है, अनसुटेबल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। सिर्फ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब सिंपल सा है, उन्हें जॉब पर प्लेस करना, उन्हें जॉब पर लगाना। भाई जिस जॉब के लिए उसका सिलेक्शन हुआ है उसे वहां पर भेजना, उसे वहां पर पुट करना, उसे वहां पर बेटे काम करवाना, सिलेक्शन कराता है। और ओरिएंटेशन का मतलब मैं अभी बताता हूँ। ओरिएंटेशन का मतलब होता है बेटे देखिए जब एक नया नया एम्प्लॉय आता है तो उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पता होता है, वो शुरू में हेजिटेट होता है। तो उसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर बनाने के लिए और पूरे ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटे। तो जब भी ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है तो उसमें जो नए एम्प्लॉय आते हैं बेटे उनका इंट्रोडक्शन एग्जिस्टेड एम्प्लॉय से कराया जाता है, और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का इंट्रोडक्शन न्यू एम्प्लॉय से कराया जाता है। उन्हें उनकी डेजिग्नेशन, उन्हें उनका वर्क प्लेस, उन्हें उनकी ड्यूटियां समझाई जाती है बेटे, ठीक है, ताकि वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो सके। एक फैमिलियर एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है ओरिएंटेशन के दौरान, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सके बेटे जल्दी से, क्योंकि जितनी जल्दी वो जुड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन से उतना जल्दी वो काम सीखेंगे, काम करना शुरू करेंगे। जितना डिले होगा बेटे वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने में उतना ज्यादा लेट हो जाएगा उनके काम सीखने में। तो इसीलिए आते ही उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर बनाने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करने के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं। तो देखिए प्लेसमेंट के अंदर हम करते क्या है बेटे, जिस पोस्ट के लिए उसका सिलेक्शन किया गया उसे वहां पर प्लेस कर देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। और ओरिएंटेशन में बेटे हम एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन कराया जाता है उनके सुपीरियर का, उनके सबोर्डिनेट का, उनकी कलीग्स का और उनके वर्क का, ठीक है। तो ये था प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिफ्थ है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए जो नया नया एम्प्लॉय आता है हो सकता है वो काम को परफेक्ट तरीके से ना कर सके, इसीलिए उसके ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट में उसे एजुकेशन, उसे शिक्षा दी जाती है ताकि उसका मेंटल विकास हो सके बेटे, मानसिक विकास उसका हो सके। और ट्रेनिंग में उसे ट्रेनिंग दी जाती है ताकि एक काम को परफेक्ट तरीके से अच्छे ढंग से कर सके बेटे, ठीक है। तो ये होते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जाती है। सिक्स्थ बेटे परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना,
उनकी परफॉर्मेंस को जज करना, ठीक है भाई, ये डिसाइड करना कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, अच्छी रही या नहीं रही। और परफॉर्मेंस अप्रेजल के कई सारे मेथड यूज किए जाते हैं, जैसे रैंकिंग मेथड होता है, हम रैंक कर देते हैं भाई कि किस एम्प्लॉय ने ज्यादा अच्छा काम किया, 1 2 3 4, ठीक है, या फिर स्टार मेथड होता है, उसमें हम लोग 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार इस तरह देते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है बेटे, ठीक है, ताकि पता लगाया जा सके कौन एम्प्लॉय ज्यादा बेटर काम कर रहा है। देखिए at this step the capability of every employee is judged, तो इस स्टेप पर बेटे जजमेंट की जाती है, उनकी कैपेबिलिटीज की, उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। To judge his capability, his actual work performance is compared with the work assigned to him, और बेटे उन्हें अप्रेज करने के लिए जो काम उन्हें सौंपा गया है, यानी उनका जो स्टैंडर्ड टास्क था, उस स्टैंडर्ड टास्क को एक्चुअल टास्क से कंपेयर किया जाता है भाई, कि हमने इसे ये काम दिया था और एक्चुअल में इसने ये काम किया है। काम जो उसने किया हो सकता है वो आउटस्टैंडिंग हो सकता है वो एवरेज हो, या हो सकता है वो बिलो पार हो, यानी घटिया काम उसने करके दिखाया, तो परफॉर्मेंस अप्रेज करते हैं। फिर आता है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग बेटे, इसके बाद उनकी प्रमोशन की जाती है, वो अच्छा काम करते हैं बेटे तो उनको प्रमोशन की जाती है, एंड कैरियर प्लानिंग, और उनके कैरियर से रिलेटेड बेटे, ठीक है, प्लानिंग की जाती है, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप मैक्सिमम पोस्ट क्या हम दे सकते हैं, उससे रिलेटेड उनकी कैरियर प्लानिंग की जाते हैं। So under this step the process of staffing employee get promoted to higher post, तो इस दौरान बेटे हम जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें हाई पोस्ट पर प्रमोट कर देते हैं, उनकी कैपेबिलिटी के बेस पे, साथ ही साथ उनकी कैरियर का भी हम पूरा इंतजाम करते हैं। तो प्रमोशन इज एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ बेटर जॉब, ठीक है, तो प्रमोशन में बेटे हम उन्हें एडवांसमेंट प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो बेटर जॉब के लिए खुद को तैयार कर सके, ठीक है, नेक्स्ट हाई पोस्ट के लिए अपने आप को तैयार कर सके, ताकि जब भी वो पोस्ट वैकेंट हो तो उसे भरने के लिए हमारे पास एक एम्प्लॉय तैयार है, ठीक है। तो मोर प्रेस्टीज, मोर स्टेटस, मोर स्किल जॉब आपको मिलती है जब आपका प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन में बेटे आपको हाई स्टेटस, हाई स्किल, हाई प्रेस्टीज वाली जॉब प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है स्टाफिंग प्रोसेस का कंपनसेशन निर्धारित करना। कंपनसेशन का मतलब होता है बेटे सैलरी तय करना है, जो काम वो कर रहा है उसकी एबिलिटीज, उसके एजुकेशन लेवल, उसके स्किल्स को देखते हुए उसका कंपनसेशन यानी उसकी सैलरी तय करना। बुक आपने ले रखी होगी, लिख लीजिएगा, कंपनसेशन की जगह सैलरी, उनकी सैलरी तय की जाएगी बेटे लास्ट में। कंपनसेशन सेलेक्ट करना, कंपनसेशन तय करना बेटे। तो लास्ट स्टेप है ये स्टाफिंग प्रोसेस का। तो देखिए दिस स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इन्वॉल्व fixing the compensation of an employer for his contribution to the organization, तो ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो भी योगदान है, जो भी कंट्रीब्यूशन है, उसे देखते हुए बेटे उसका कंपनसेशन यानी कि उसकी सैलरी तय की जाती है। कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म ऑफ पे एंड रिवॉर्ड गोइंग टू एम्प्लॉय, तो कंपनसेशन में सारी की सारी पेमेंट और सारे के सारे रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। बेसिकली इट इज अ प्राइस फॉर द जॉब, तो कंपनसेशन का मतलब होता है प्राइस फॉर द जॉब, ठीक है। अरे ये जो मैसेज कर रहे हैं रुक जाओ बेटे, 28 मैसेज हो चुके हैं यहाँ पर, मैं अभी ये नाम लेना शुरू करूंगा तुम लोगों का, रुक जाओ, ये मैसेज जो कर रहे हैं पढ़ाई पर ध्यान दो। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? एक तो आते कभी कभी हो और आते ही ये मैसेज करने शुरू कर देते हो, बदतमीज कहीं के आप लोग। एक बार कह दे जब मैसेज कोई नहीं करेगा तो फिर व्हाई आर यू डूइंग द मैसेजेस, क्या को बेवकूफ कहीं के। ये किसने किए 28 मैसेज? देखिए लास्ट स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस का कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है जॉब के प्राइस तय करना, जॉब के, ठीक है, सैलरी तय करना किसी की। इट मे बी ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप, तो दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट, जो मनी की फॉर्म में की जाती है पेमेंट, सैलरी की जो पेमेंट होती है वो फाइनेंशियल पेमेंट कहलाते हैं। इसके अंदर वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, इंसेंटिव हो गए, कमीशन हो गए, बोनस हो गए, ये सारे आते हैं। तो कंपनसेशन देखिए आपके दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है फाइनेंशियल जो आपको मनी के रूप में मिलता है बेटे, फाइनेंस यानी कि मनी के रूप में होता है, और एक होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो आपको मिलता है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर जॉब, हायर स्किल्स के रूप में आपका होता है। तो फाइनेंशियल पेमेंट में आ गई सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, ठीक है। इट मे बी पेड ऑन द फॉलोइंग टू टाइप, तो ये दो तरह से पे हो सकती है। टाइम बेस्ड पेमेंट हो सकती है बेटे, जैसे पेमेंट आपको वीकली, मंथली या एनुअली की जाए, या फिर प्रेफरेंस परफॉर्मेंस बेस्ड हो सकती है, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड में क्या होता है, सैलरी और वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, ठीक है।
तो बेटे FW टेलर ने आपको एक डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम दिया था, उसमें कहा था कि जितनी यूनिट बनाए उस हिसाब से पेमेंट। तो पेमेंट दो तरीके से हो सकती है, या तो मंथली, भाई मंथली सैलरी फिक्स है 20,000 मिलेंगे तो भाई 20,000 मिलेंगे चाहे कम काम करो या ज्यादा काम करो। सेकेंड होती है परफॉर्मेंस बेस्ड, कि भाई जितना यूनिट के हिसाब से आपने काम किया है उस हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो ये थे आपकी डायरेक्ट पेमेंट। और सेकंड होते हैं बेटे इनडायरेक्ट पेमेंट, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस। कंपनी आपको लाइफ इंश्योरेंस दे सकती है, मेडिकल फैसिलिटीज, बीमार हो जाओ, कोई परेशानी हो जाए तो कंपनी फ्री इलाज आपका करा सकती है। ठीक है, वैकेशन आपको छुट्टियां दे सकती है, भाई जाइए मॉरिशस घूम आइए 1 महीने के लिए, जाइए ऑस्ट्रेलिया घूम आइए, जाइए यूके घूम आइए, यूएस घूम आइए। ठीक है, दे आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द एम्प्लॉयर। तो बेटे जो हाई लेवल के एम्प्लॉय होते हैं उन्हें कंपनी से इनडायरेक्ट बेनिफिट भी देती है बेटे। ठीक है, उन्हें हॉलीडे दे सकती है बेटे। ठीक है, उन्हें फ्री पैकेज वगैरह वो दे सकती है, तो काफी सारे फायदे उन्हें देती है। तो ये था बेटे कंपनसेशन निर्धारित करना। ठीक है, तो ये था आपका सिलेक्शन। ठीक है, स्टाफिंग, स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण। तो नियुक्तिकरण के ये सारे स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कितने एम्प्लॉय चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। जितने भी एम्प्लॉय चाहिए उसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट की जाएगी रिक्रूटमेंट के अंदर। रिक्रूटमेंट में जो एप्लीकेशन आएगी उनमें जो नॉन सुटेबल है उन्हें यहाँ से हटा दिया जाएगा, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर जो चुने गए हैं उन्हें उनकी प्लेसमेंट, उन्हें उनके स्थान पर भेजा जाएगा और उनका एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया जाएगा ताकि वो फैमिलियर हो सके, फ्रेंडली हो सके। फिर उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दी जाएगी। ठीक है, फिर उनकी बेटे परफॉर्मेंस अप्रेज की जाएगी कि वो कैसा काम कर रहे हैं, ठीक ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे। फिर बेटे उनका प्रमोशन और कैरियर प्लानिंग दी जाएगी और लास्ट में उनका कंपनसेशन तय किया जाएगा। ठीक है, तो बेटे आपका ये स्टाफिंग खत्म हो चुका है। आज फ्राइडे है, आज मैंने कहा था कि आपको मुझे 4 लेसन की नोटबुक सेंड करनी है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो शाम तक, इवनिंग तक आप मुझे 4 लेसन प्लीज सेंड कर दें, अदरवाइज आपका नाम संडे को हाईलाइट होगा। संडे को आपका नाम ग्रुप में डाला जाएगा जिनकी नोटबुक मेरे पास नहीं आएगी। ठीक है, और मैं रिक्वेस्ट डेली करता हूँ कि भाई डेली क्लास लीजिए, अटेंडेंस अपनी पूरी रखिए बेटे। ठीक है, पर कई बच्चे होते हैं ढीठ टाइप के जो मानते नहीं है। ठीक है, जो ढीठ टाइप के होते हैं, जैसे एक अमन है अपनी क्लास के अंदर, इतना ढीठ स्टूडेंट है, एक भी क्लास उसने नहीं ली और जो लेता है वो 2 या 3 मिनट के लिए आकर लेके चले जाता है। एक हर्ष शेखावत है, आखिरी 2-3 शुरू की लेकिन अभी शुरू से उसने ली नहीं है क्लास बिल्कुल भी। एक पारुल हो गई, ये लड़कियां भी 2-4 ऐसी हैं जो क्लास बिल्कुल नहीं लेती हैं बेटे। तो रिक्वेस्ट है मेरी आप, हाँ हर्ष आपसे ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम। आपने क्लास नहीं ली शुरू से, ये पिछले 2 दिन से आप आ रहे हो, अच्छी बात है, पर शुरू से आपने क्लास नहीं ली है। ये गलत नहीं है, ये सही है बेटे, अटेंडेंस है मेरे पास, भेजो। अच्छा अच्छा, मास्क को सैनिटाइजर लगा के देखते हो? चलो अच्छी बात, चलो। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है डेली क्लास लो आप लोग और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, काफी समय हो चुका है, चलो क्लास लिए, अब हम आपको छोड़ देते हैं। ठीक है, गुड बाय। क्या क्या क्या? ना ना ना, अभी स्कूल नहीं खुल रहे हैं 1 तारीख से, वो एक्चुअली न्यूज आई, दैनिक भास्कर में आई थी तो वो मैंने डाल दी थी, लेकिन अभी फिर से न्यूज आ गई है कि भाई 15 जून तक फिर से छुट्टी कर दी गई है। तो 15 जून से पहले तो वैसे भी नहीं खुलेंगे, आप मान के चलो भाई जुलाई में स्कूल खुल सकते हैं, जुलाई में पूरे चांस है स्कूल खुलने के। अभी 1 महीना और है, 1 महीना आपको अभी ऑनलाइन क्लास ही लेनी पड़ेगी। हो सकता है हाँ जून में, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जून में हो सकता है 15 जून तक शायद क्लास लगाएं। 15 जून के बाद आपको छुट्टी मिलेगी शायद, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 15 जून तक आप, जी, पूरे महीने की छुट्टी। अच्छा, पूरे महीने की छुट्टी दे देंगे, लेकिन फीस भी दे देंगे आप, बताओ। वो बाद में देखेंगे, जो भी मैनेजमेंट का डिसीजन होगा आपको भी मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा। फिलहाल आप नोटबुक अगर आपने बना ली है तो नोटबुक मुझे सेंड कीजिए बेटे, नोटबुक सेंड कीजिए पीडीएफ के रूप में। नाउ थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ, ये क्लास आपकी खत्म होती है, थैंक यू।